ब्रेस्ट छोटे रहने के बहुत सारे कारण रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट, जो जिसके सहारे से हम प्रॉपर साइज, शेप और प्रोजेक्शन पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम शेप, साइज एंड प्रोजेक्शन, ये तीनों जब हम एनहांस करते हैं एस्थेटिकली तो उसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहा जाता है। आपका जो ब्रेस्ट ऑगमेंट करते हैं हम लोग, वो चेस्ट के साइज से मैच होना चाहिए, तब जाके उसको एस्थेटिकली प्लीजेंट, विजुअली प्लीजेंट हम बना के देते हैं। इसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं। अनलेस एंड अनटिल मैम पेशेंट की इच्छा हो कि मुझे और बड़ा इम्प्लांट चाहिए या और छोटा इम्प्लांट चाहिए, तब तक हम लोग उसे नहीं निकालते हैं। पॉसिबल होता है। और अगर किसी पेशेंट को स्कार के बारे में बहुत ही डर बैठा हुआ है, तो इनविजिबल एक्सेस भी अपने पास अवेलेबल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक्जिला के थ्रू या निप्पल एरियोला के थ्रू, तो उसमें लगभग ना के बराबर ही स्कार आने वाला है। हेलो, मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट मोर देन 25 इयर्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। वो है आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन माने कि ब्रेस्ट को बढ़ावा देना, ब्रेस्ट को बड़े करना। आज इस विषय पे बात करने आ रहे हैं 3 रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आप है डॉक्टर सूरज सिंह चौहान, डॉक्टर पुष्कर देशपांडे एंड डॉक्टर सुश्रुत। हालांकि हमने मॉम स्टोरी में प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी का डिपार्टमेंट ओपन किया है और हम बहुत सारी सर्जरीज करने लगे हैं, और ये हमारी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की टीम है। तो इस विषय पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। मैंने 20 साल पहले एक मेरे पेशेंट की डिलीवरी की थी, और वो बेबी प्रीमेच्योर बेबी था, 28 वीक्स का बेबी था, और ये बेबी गर्ल थी। हालांकि वो पेशेंट मेरे पास भी आ गई और वो अपनी बेटी को साथ लेके आ गई। बेटी अभी बड़ी हुई है, लेकिन वो दोनों बहुत परेशान थे। तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम तक नहीं आ रहे। तो मेरी पेशेंट ने कह दिया कि हमारी डिलीवरी तो मैडम आपको मालूम ही है कितना स्ट्रगल हुआ था डिलीवरी के दौरान। ये तो प्रीमेच्योर थी, अभी तो बड़ी हो गई है, कोई पहचान भी नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बहुत शांत रहती है, थोड़ी डिप्रेस्ड रहती है, कुछ काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इसने प्रीमेच्योर जन्म लिया तो इसके ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुआ। मैंने बोला प्रीमेच्योर ही इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो। ब्रेस्ट छोटे रहने के बहुत सारे कारण रहते हैं। फिर आगे जाके उसने ये भी कह दिया कि हमने मसाज थेरेपी दी, या हमने तरह तरह के टैबलेट्स लिए, हमने बहुत तेलों का इस्तेमाल किया है, हमने सक्शन पंप लगाया है, फिर भी ये ब्रेस्ट बड़े नहीं हो रहे, और इसीलिए ये कम्प्लीटली डिप्रेस्ड हो गई है, उसे खुद के बॉडी के प्रति घृणा आ गई है। तो यही वजह है कि ये सब्जेक्ट हमने आज के डिस्कशंस के लिए चुना है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं कि बॉडी इमेज को लेके वो शर्माते हैं। कभी डिलीवरी के बाद ऐसा भी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उनका वेट घटता है, फैट कम हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्रेस्ट सिकुड़ जाते हैं। तो उनको भी लगता है कि क्या ये डिलीवरी और लैक्टेशन की वजह से हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हमारे ब्रेस्ट जब छोटे रहते हैं तो क्या नेचुरली हम इन्हें बड़े कर सकते हैं क्या। तो आज मैं पहला सवाल पूछूंगी डॉक्टर सूरज आपको। डॉक्टर सूरज, जैसे मेरी पेशेंट ने कहा उसने बहुत सारे घरेलू नुस्खे आजमाए, लेकिन इसका बेनिफिट उसको नहीं मिला, तो क्या ऐसे नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जिससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है? जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मैम, और ये काफ़ी पेशेंट्स के ख्याल में आता है, उनके पेरेंट्स के भी दिमाग में ये बहुत बार आता है कि क्या हम घर में या किसी टैबलेट से, किसी मेडिसिन से या बिना सर्जरी के क्या अपने बेटी का या हमारे किसी रिश्तेदार का ब्रेस्ट हम एक नॉर्मल शेप में ला सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है मैडम, क्योंकि क्या होता है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस है नॉन सर्जिकल,
मसाजेस या जैसे आपने बताया कि सक्शन थेरेपी या कोई टैबलेट्स, इनका कोई भी प्रूवन बेनिफिट आज तक देखा नहीं गया है ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात है, जब हार्मोन्स की कमी से उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती Correct. तो डेफिनेटली आपने देखा होगा Yes. कि ईस्ट्रोजन से वो डेफिनेटली जी बढ़ मैम, सकती उस है, केस में लेकिन definitely- वो बहुत ही रेयर है। Yes. Yes. उस केस में डेफिनेटली वो हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसा कोई हमारे पास आता है कोई भी ब्रेस्ट साइज को लेके, तो अपन डेफिनेटली उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं। ये सारी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन यूज जैसे कि हार्मोनल थेरेपी है यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी जो भी एक सर्टेन एज पीरियड होता है तभी वो बेनिफिशियल होता है। तो सर्जिकल ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है और ये रिलायबल ऑप्शन है ब्रेस्ट का साइज बड़ा करने में, जी मैम, राइट? बिल्कुल। तो इसको आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं। करेक्ट। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ये शब्द बहुत सुना होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होता है ये किसी को पता नहीं होता। तो इनके बारे में डॉक्टर पुष्कर आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का मतलब है 3 डायमेंशनल इंक्रीज। 3 डायमेंशन मतलब क्या रहता है? शेप, साइज एंड प्रोजेक्शन। ये तीनों जब हम एनहांस करते हैं एस्थेटिकली तो उसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहा जाता है। आपका जो ब्रेस्ट ऑगमेंट करते हैं हम लोग वो चेस्ट के साइज से मैच होना चाहिए, तब जाके उसको एस्थेटिकली प्लीजेंट, विजुअली प्लीजेंट हम बना के देते हैं। इसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं। ओके, तो ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जब हम करते हैं तो उसमें तरह तरह के ऑप्शंस रहेंगे, तो उनमें से तो पहले उसके क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं और बेस्ट ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के 2 ऑप्शन होते हैं जो नॉर्मली हम प्लास्टिक सर्जन यूज करते हैं। एक होता है फैट ग्राफ्टिंग और दूसरा होता है बट एज सच फैट ग्राफ्टिंग में हम ट्रिमेंडस या ज़्यादा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट, जो जिसके सहारे से हम प्रॉपर साइज, शेप और प्रोजेक्शन पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उसका ब्रेस्ट ऑगमेंट कर सकते हैं। ओके, लेकिन कौन ऑप्ट करता है फैट ट्रांसप्लांट के लिए? लेकिन फैट ट्रांसप्लांट ये किसके लिए सही ऑप्शन है? अगर आपको सटल एनहांसमेंट चाहिए, सटल मतलब माइल्ड टू मॉडरेट, इतना थोड़ा से ज़्यादा अगर आपको एनहांसमेंट चाहिए तो फैट ग्राफ्टिंग का ऑप्शन बेटर है। लेकिन एज यू नो फैट इज़ अ मोबाइल स्ट्रक्चर, फैट कभी भी निकल जा सकता है, तो उसका जो लॉन्जेटिविटी है वो इतना नहीं रहता है। ओके, इसका इफेक्ट कितने दिन तक रह सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स हार्मोनल लेवल ऑल्सो। कभी कभी 3 से 5 साल जनरली फैट का इफेक्ट रह सकता है। और वो बढ़ाने के लिए कुछ तरीके या फॉलोअप्स होते हैं? फॉलोअप्स रहते हैं मैडम, लेकिन फैट का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो हम इम्प्लांट का प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो फैट का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो इम्प्लांट लेके डॉक्टर हम ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने वाले हैं, तो ये इम्प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं? सो बेसिकली इम्प्लांट 2 टाइप के होते हैं ना, एक होता है सलाइन इम्प्लांट और दूसरा होता है सिलिकॉन इम्प्लांट। तो हम लोग जो आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस टाइप के सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं। सलाइन इम्प्लांट्स भी यूज़ किए जाते थे बट उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि सलाइन जो है वो अपना नॉर्मल सलाइन ही उसमें यूज़ किया जाता है इम्प्लांट के अंदर। ओके, इस वजह से उसको आपको एक नेचुरल फील नहीं आता है जो एक ब्रेस्ट का फील होना चाहिए, और उसमें और एक धोखा बहुत ज़्यादा होता है जो कि रप्चर का होता है। ओके। इसी वजह से हम लोग सिलिकॉन इम्प्लांट ही यूज़ करते हैं, जो कि अभी एडवांस टेक्निक में यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग स्मूथ नैनो टेक्सचर्ड सिलिकॉन इम्प्लांट कहते हैं। ओके, लेकिन सलाइन इम्प्लांट यूज करने के इंडिकेशंस क्या है और सिलिकॉन इम्प्लांट यूज करने के ऑप्शन इंडिकेशंस क्या है? ये जो सवाल है मैम कि हाँ। सलाइन इम्प्लांट कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, सो सलाइन इम्प्लांट बेसिकली कुछ अप्रोचेस होते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए। उन अप्रोचेस में वो थोड़ा सा इजी होता है सलाइन इम्प्लांट करना, बट सलाइन इम्प्लांट हम आज की डेट में बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज 2 रीज़न जो मैंने आपको बताया कि इसका फील बिल्कुल आता नहीं है, तो यूज़ करके कोई मतलब नहीं है, और रप्चर होने के भी चांसेस है, जिसका धोखा हमेशा आपको बना रहेगा। काफ़ी लिमिटेड इंडिकेशंस है सलाइन इम्प्लांट्स के, काफ़ी लिमिटेड अप्रोचेस में वो यूज़ होता है।
और उसके नेचुरल फील नहीं है तो ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, रप्चर का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। Okay. तो इसलिए कोहेसिव सिलिकॉन जो रहता है मैडम वो नेचुरल फील देता है, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के ज़्यादा इंडिकेशंस। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन इम्प्लांट का जो फील होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है और उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जिसपे से सिलिकॉन इम्प्लांट नीचे रखा है और ऊपर से मर्सिडीज जा रही है, BMW जा रही है। फिर भी वो रप्चर रप्चर जा रही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिलिकॉन इम्प्लांट कितना पावरफुल और कितना स्ट्रेंथ होता है उसमें। स्ट्रेंथ है हाँ। लेकिन टेक्सचर भी अपने Yes, रोल yes. ब्रेस्ट जैसा ही रियल ब्रेस्ट जैसे आपको फील जो है बिल्कुल रियल ब्रेस्ट जैसे ही आपको मिलेगा। और कोहेसिव है मैडम, कोहेसिव का मतलब होता है रप्चर होने के चांसेस कम है ही हो- नहीं। ओ नहीं है है ही नहीं। ओके, लेकिन हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं इम्प्लांट के बारे में, जी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इम्प्लांट क्या है यही पता नहीं हाँ। होता। तो व्हाट इज इम्प्लांट एग्जैक्टली? आप इम्प्लांट किसे कहते हैं? तो ऐसे जैसे हम इम्प्लांट ये टर्म सुनते हैं, ये इम्प्लांट ये वही होता है कि जो हम मैन्युफैक्चर्ड करते हैं सिंथेटिकली, वी मैन्युफैक्चर इट इन अ फैक्ट्री एंड वो हम अपने बॉडी में प्लेस कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि जैसे ऑर्थोपेडिक लोग रहते हैं वो इम्प्लांट का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम प्लास्टिक सर्जन जो है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जो कि ये जो हमारे इम्प्लांट होते हैं ये बिल्कुल US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट होते हैं, जिसका पूरा हमारे पास सर्टिफिकेट होता है और वो हम पेशेंट के साथ भी शेयर करते हैं। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो QR कोड रहता है, उस QR कोड से उसकी जो जानकारी है पूरी वर्ल्ड में आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो ये इसमें सेफ्टी का ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। इम्प्लांट्स मेडिकल डिवाइस रहते हैं जो बायोकम्पैटिबल रहते हैं, जो अपने बॉडी के साथ मैच करते हैं और जिनको रोबोटिक या कंपनी में बनाया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल उस पर रहता है, वो काफ़ी सेफ रहते हैं ओके एंड दे प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑल्सो। ओके, लेकिन मुझे एक बात बताना, हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एस्थेटिक छोड़ के इसके क्या और एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये जैसे पोलैंड सिंड्रोम रहता है मैडम, तो उसमें पेक्टोरस मेजर मसल ही नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट ग्लैंड भी नहीं रहती, तो उसमें हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कभी कभी कैंसर के बाद जो MRM होता है उसमें मैस्टेक्टोमी की जाती है, ओके, तो वहाँ पे भी हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। कभी कभी फ्लैप किया जाता है, तो फ्लैप के साथ भी हम लोग इम्प्लांट करते हैं, तो हाइब्रिड इम्प्लांटेज करके ऑगमेंटेशन हम कर सकते हैं। सबसे बेसिक मैम आपने स्टोरी शेयर किया था स्टार्टिंग में कि मेरी बच्ची परेशान है, उसका मन नहीं लग रहा है, डिप्रेस रहती है और वो एक कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस बूस्ट, या सो बेसिकली बूस्टिंग योर सेल्फ एस्टीम, जो आपको एक फील आता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं हर चीज कर सकता हूँ, वो आपको तभी आ सकता है जब आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर हम लोग बैठे हुए हैं देने के लिए, तो वो आप अचीव करके एक आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बैक ला सकते हो। उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। लेकिन ये तो एक सर्जरी रहती है, तो जब सर्जरी होती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, तो हम इनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। सो डेफिनेटली मैम, जैसे कि सभी को पता है कोई भी सर्जरी बिना रिस्क का या बिना कॉम्प्लिकेशन का नहीं होता है, लेकिन जब भी आप कोई सर्जरी एक सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाते हैं तो डेफिनेटली उसके जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। वैसे भी ब्रेस्ट इम्प्लांट के जो कॉम्प्लिकेशंस है अगर आप किसी भी सर्जन से कराते हो तो बहुत मिनिमल होते हैं, 1 to 3%। जब आप एक एक्सपीरियंस्ड और बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से उसे कराओगे तो वो लगभग 1% से भी लेस चांसेस। तो ये कम्प्लीटली सेफ सर्जरी है और बिल्कुल डे केयर सर्जरी है। 1 डे में आपको, आप सुबह एडमिट हो जाओगे, शाम तक आपको डिस्चार्ज हो जाएगा, 1-2 दिन में आप अपने अपने काम में वापस लग सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या हो सकते हैं इस सर्जरी की? इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एज सच कोई नहीं होते मैडम। लगभग 1.5 महीने में वो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है आपकी बॉडी में पूरा अडेप्ट हो जाता है और बाद में वो आपको भी याद नहीं रहता है कि मैंने कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करा है, तो इट अडेप्ट्स सो वेल। इसके साथ में और एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम हर कॉस्मेटिक सर्जरी हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन से करवाओ, बट ICU सेटअप में करना बहुत जरूरी और है। अच्छे सेटअप में जहाँ इन्फेक्शन की रिस्क कम हो। जनरली NABH और
Accredited हाँ, hospital. accredited और मॉम स्टोरी जैसा जो सेटअप है, ये तो मेरे Yeah, हिसाब that's से right. आइडियल सेटअप है ये सर्जरी करने के लिए। That's great. That's great. Thank you. And जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, मेरे पेशेंट के स्टोरी के साथ ये शुरू Yes, हुआ, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि अभी वो 19 इयर्स की बेटी है, तो क्या ये अभी सही कर सकती है या उसको थोड़ा समय वेट करना चाहिए? मिनिमम एज फॉर द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इज 18 के बाद आप कभी भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि Okay. हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस रहते हैं वो 18 ईयर तक सेटल हो जाते Settle हैं, हो जाते एंड हैं। देन यू कैन गो अहेड Okay. विद द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ओके, सो जितना ब्रेस्ट का ग्रोथ होना होता है, हार्मोन्स की कभी कभी वृद्धि होती है, वाढ Yes. होती है, और उसके बाद और ब्रेस्ट समटाइम्स बाद खुलने लगता है। Yes. तो ये अराउंड 18 हम कंसिडर करके Yes. 18 होने के बावजूद भी उसकी ब्रेस्ट की साइज कम रहे, तो हमें ये सर्जिकल Consider ऑप्शन कर सकते क्या कंसिडर करना है। कितनी समय तक अपना इम्प्लांट यानी कि ब्रेस्ट का जो हमने शेप दिया है, साइज अचीव की है, कितने दिन तक, कितने सालों तक ऐसा रह सकता है? लाइफ टाइम भी रह सकते हैं मैडम, हम्म। लेकिन कंपनी जनरली 15 इयर्स की गारंटी देती है, हम्म। लेकिन हमने जितने भी देखे हैं वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होते हैं मैडम, अच्छी तरीके से रहते हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी कंट्रोल काफी अच्छा रहता है। अनलेस एंड अनटिल मैम पेशेंट की इच्छा हो कि मुझे और बड़ा इम्प्लांट चाहिए या और छोटा इम्प्लांट चाहिए, तब तक हम लोग उससे नहीं निकालते। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि अब मुझे थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो यस डेफिनेटली यू कैन चेंज इट, बट एज सच ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में निकालना है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ओके, लेकिन आप डिसाइड कैसे करते हो कि ये फीमेल है, ये 40 केजी की है या 60 केजी की है या 80 की है, इनको कौन से साइज का इम्प्लांट चाहिए? इसका कोई मैथमेटिक्स या रूल या इक्वेशन है? तो मुझे आपसे ये बात शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे पास हम हर पेशेंट का ब्रेस्ट साइजर जो सेबिन कंपनी जो प्रोवाइड करती है, वो ब्रेस्ट साइजर के साथ ही हम पेशेंट को ट्रायल लेते हैं, Okay. ताकि उसका एक मॉक ट्रायल लेते हैं, जिससे उसे हम जो इम्प्लांट डालने वाले हैं उस इम्प्लांट से उसका जो सेटिस्फेक्शन है ऑपरेशन के बाद का, तो वो काफी अच्छा रहता है। तो उसको वो 3D इमेज या Yes. पिक्चर मिलता है? 3D नहीं, एक अपन मैम ये प्रैक्टिकल उसको बॉडी पार्ट पे ही वो खुद देख सकता है देख सकती पेशेंट। है। ओके। इम्प्लांट का साइज होता है, वो इम्प्लांटर यहाँ लगता है, उसके ऊपर ब्रा Size पहना है। जाता है, हाँ। उसमें वो डायरेक्ट मिरर में देख सकती है पेशेंट कि मेरा साइज क्या आएगा, क्या? कितना है। साइजर इज अ डमी ऑफ द सिलिकॉन इम्प्लांट, ओके। जो पेशेंट अपने ब्रा के अंदर डाल के आईने में देख सकती है कि उसका प्रोजेक्शन कितना है, साइज कितना बड़ा हो रहा है। लाइव शी कैन सी एंड शी कैन डिसाइड व्हिच इम्प्लांट शी वांट्स टू गो फॉर। ओके, तो बट definitely- ये उसका ऑप्शन रहता है या हमारा एडवाइस रहता है कि आपने कौन सा यूज करना चाहिए? ये जॉइंट डिसीजन होता है मैम, हम्म। पेशेंट के साथ हम बताते हैं, हम डॉक्टर ही है, डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ द शोल्डर, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेस्ट विड्थ ऑफ द पेशेंट, एंड ये सब फैक्टर चूज करके हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। पेशेंट वो ट्राई करता है और 99% पेशेंट हमारे जो होते हैं वो उससे सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके ही उसे वो सजेस्ट किया हुआ रहता है। और मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने 3D की बात की, तो 3D जो प्रोग्राम है ये फुल ऑफ एरर्स है, वो है बट Okay. दे आर फुल ऑफ एरर्स। तो मोस्टली हम ये रिकमेंड करते हैं कि 3D प्रोग्राम ना ही करे तो बेटर है। ओके, ये सवाल आपका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये होता है कि मुझे 400 सीसी का चाहिए या मुझे 500 सीसी का चाहिए, हाँ, सोसाइटी में रहता है Correct. जितनी बड़ी ब्रेस्ट हाँ। उसकी बॉडी इमेज उनकी जी। ज्यादा बट अच्छी ये है। प्रैक्टिकल नहीं होता है, यही हम लोग उनको समझा के बताते हैं, और इसीलिए साइजर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो साइज वो खुद लगा के देख सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, तो वो तुरंत उनको समझ में आ जाता है कि नहीं सर ये साइज मेरे लिए सही नहीं। लेकिन सर्जरी है तो सर्जरी का इंसिजन रहने वाला है, इस पे स्टिचेस रहने वाले हैं, तो स्टिचेस में कभी इन्फेक्शन होता है क्या? वो ये स्टिचेस होते हैं तो वो कितने होते हैं, या इंसिजन की लेंथ कितनी रहती है, क्या हम उसके छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते, या शादी के बाद भी उनको कभी शादी करने से पहले भी कोई लड़कियां ऑप्ट करती है कि हमें हमारी ब्रेस्ट की साइज बढ़ानी है, तो वो दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है, बहुत सारे सवाल रहते हैं महिलाओं के, तो उस पे आप क्या कहेंगे? जो इंसिजन रहता है मैडम, जहाँ पे ब्रा का स्ट्रैप रहता है, जिसको हम ब्रा लाइन बोलते हैं, वहाँ पे चुभ जाता है, क्योंकि एक तो वो पिगमेंटेड एरिया है,
वहाँ पे आता है और उसका जो साइज रहता है जनरली 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना सा। इतना सा, ओके। तो इतने इसमें से 400 सीसी का भी इम्प्लांट आराम से अंदर जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पॉकेट क्रिएशन। तो डेफिनेटली ये काफी छोटा चीरा है, 5 सेंटीमीटर का, और जो टाके हैं वो पिघलने वाले टाके रहते हैं, जो रेगुलर हम टाके डालते हैं वैसे नहीं रहते, तो वो ऑटोमेटिकली छुप जाते हैं। लेकिन स्कार रहता है मैडम, लेकिन वो दिखता नहीं, डेफिनेटली वो दिखता नहीं। और वो कम करने के लिए भी बाद में सिलिकॉन जेल ऐसे कुछ चीजें दिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट इनकॉन्स्पिशियस हो जाता है। इसमें मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि हम पोस्ट ऑफ केयर में स्कार प्रोटोकॉल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें हम स्पेसिफिक प्रकार के मसाज बोलते हैं पेशेंट को, स्पेसिफिक हम सिलिकॉन बेस्ड ऑइंटमेंट बोलते हैं और मॉइस्चराइजर का एडवाइस करते हैं। इन स्कार बेस्ड प्रोटोकॉल की वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट में जो स्कार है वो इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल होता है। और अगर किसी पेशेंट को स्कार के बारे में बहुत ही डर बैठा हुआ है तो इनविजिबल एक्सेस भी अपने पास अवेलेबल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक्जिला के थ्रू या निप्पल एरियोला के थ्रू, तो उसमें लगभग ना के बराबर ही स्कार आने वाला है। तो स्कार कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है। नहीं है, ओके। ये सर्जरी जब होती है तो हमें कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, वेदर इट इज डे केयर सर्जरी और आपको एडमिट करना पड़ता है, इज इट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस? सो फर्स्ट तो मैं ये बताऊंगा कि दिस इज कम्प्लीटली डे केयर सर्जरी। यस। 99% केसेस में जब तक पेशेंट को बहुत ही अनकंफर्ट होता है तब तक हम सेम डे पे डिस्चार्ज करते हैं। कुछ पेशेंट्स का पेन टॉलरेंस थोड़ा कम रहता है तो वो पेशेंट एक दिन रुक सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट चॉइस। हम लोग तो सेम डे पे डिस्चार्ज कर ही देते हैं। छुट्टी वैसे एज सच अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो यू डोंट टेक एनी लीव, you can come on Saturday or Sunday and then you can join back on Monday. That's you can great. label it as a weekend surgery Yes. also. Weekend surgery. So you can do surgery on Saturday, and rest join on back on Sunday and join your duty on Monday. Okay. So you can So any specific exercises or physiotherapy after this surgery? एज सच ऐसे कोई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस नहीं होते, बट डेफिनेटली सम मसाजेस हम बताते हैं ताकि वो इम्प्लांट जो है वो जल्दी से जल्दी आपके बॉडी में अडेप्ट हो जाए, एक पार्ट हो जाए, Yes. बॉडी का ही और पार्ट आपको हो ऐसे ना जाए। लगे कि कोई फॉरेन बॉडी मेरे अंदर है, तो वो अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि यस दिस इज इन मी। Okay, this is my body Yeah, part my now. body. Correct. Okay. कुछ दिन के लिए स्पोर्ट्स ब्रा भी पहनने पड़ते हैं मैडम, Sports Support bra करने पहने, के लिए, support support के लिए। करने के लिए स्पोर्ट्स ब्रा पहने। और इसके बाद जो एथलेटिक रहते हैं या जिमिंग करते हैं, हेवी जिमर्स, कितने दिन बाद ये एक्सरसाइज ज्वाइन बैक कर सकते हैं? तो हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो 1.5 महीना हम लोग रिकमेंड करते हैं। जैसे जिम एक्सरसाइजेस वगैरह जो है वो 1.5 महीने के बाद रिगरस एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। 1.5 महीना। बट जो वॉकिंग या डेली अपना कार्डियो वगैरह रहता है वो हम लोग 8-10 दिन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली 3 So वीक्स you के can- बाद हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर रूटीन स्टार्ट करो। ओके। so 3 weeks basically you can walk on same day हम्म। एंड आप घर पे जाके आपका काम खुद का घर का भी कर सकते हैं। यू कैन कुक फूड, यू कैन सर्व योर मील टू योर हस्बैंड, योर चाइल्ड, एवरीथिंग you can do on second day. And from third day onwards you can have just a walk in society, you can have a walk on public park, and after 10 days you can exercises. yeah after 10 days you can start your normal cardio exercises. But vigorous gym जो है वो हम usually advise करते हैं कि 1.5 महीने के हम बाद इस वेट लिफ्टिंग और Weightlifting मशीन्स यूज वगैरह करना जो ये है, 1.5 महीने के 1.5 बाद महीने के हम बाद कर सकते हैं। There are many players, boxers, wrestlers who have done their breast implant Oh, that's great. and they are back into their profession within 2-3 months. Oh, that's great. so they are the real what we can say showstopper of this breast implant. Yes. वो करा सकते हैं तो हम भी बिल्कुल करा सकते हैं, सेफली करा सकते सेफली करा सकते हैं। सेफली करा करा सकते हैं definitely. And that increases, that boosts your confidence, Correct. and you have a confidence to face the society, Yes, and that's that definitely affect your potential, Mhm. and it will Enhance or enhance your increase. living standards also. कॉन्फिडेंस बनने से आधा सक्सेस मिल जाता है। मिल जाता है। That is, as Yes. प्रियंका चोपड़ा हमेशा बोलती है, confidence is the best Yes. accessory to carry. Yes. It is like that. That's true. लेकिन ब्रेस्ट ये जुड़ा होता है लैक्टेशन से, क्योंकि बेबी को नर्चर करने के लिए ब्रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और हम कहते हैं मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। तो ये सर्जरी के बाद हमारे फीडिंग पे कोई अफेक्ट हो सकता है क्या? क्योंकि लैक्टेशन इज एसोसिएटेड विद द डक्ट्स। करेक्ट। इसमें डक हम कट ही नहीं करते हैं,
हम जो ब्रा लाइन के इधर से जो इंसिजन लेते हैं वहां से हम इम्प्लांट डाल रहे हैं और वो ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे डाल रहे हैं, ओ तो डेफिनेटली 100% हम ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं इफ द इंसिजन इज इन द ब्रा लाइन। दोनों का पाथ ही अलग है, मतलब जो मिल्क का पाथ है और जो इम्प्लांट का पाथ है वो दोनों भी अलग है। तो पूरा ब्रेस्ट को उठा के उसके Yes. नीचे पॉकेट करके वहां इम्प्लांट डालते हैं ताकि ब्रेस्ट अपने आप ऊपर आ जाए और ब्रेस्ट की पूरी एनाटॉमी इंटैक्ट रहे, उसके डक्ट टच नहीं होते और बेबी इजीली अच्छे से फीड कर सकते हैं। कभी ये भी डर रहता है क्योंकि इंडियन वीमेन में या वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसका वो नंबर 1 कैंसर ये महिलाओं में होता है। तो ये सर्जरी होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस क्या बढ़ सकता है क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल हमारे अंदर आता है? जी, तो बेसिकली सभी को पता है कि फीमेल इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो जो नॉर्मल इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का है वही इंसिडेंस आपका सेम रहेगा आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे कोई ये रिस्क नहीं बढ़ाता है। हमें अपने घर में किसी का माँ का ब्रेस्ट कैंसर रहेगा या बहन में ब्रेस्ट कैंसर रहेगा या मौसी में रहेगा, करेक्ट, तो होने की संभावना हो सकती है, बिल्कुल ना कि इम्प्लांट की वजह जी। से। जो आपका नेचुरल रिस्क है मैम वही आपका रिस्क रहेगा। ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से आपको कोई एडिशनल रिस्क नहीं आएगा। लेकिन जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, यानी कि अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने खुद के हाथों से, तो जैसे आपने कह दिया कि वो तो ब्रेस्ट के नीचे रहता है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, जी, राइट? इसी सोनो वजह से- मैमोग्राफी हम कर सकते हैं, Correct. हम मैमोग्राफी भी कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो रहते हैं ये ढूंढने के लिए कि हमें ब्रेस्ट कैंसर होने हो रहा की है या नहीं। संभावना, तो ये हम आराम से कर सकते जी, हैं मैम। इसे। उस इम्प्लांट से कैंसर डिटेक्शन को प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लांट डालने से पहले उसका मैमोग्राम करवा के लेते हैं, क्योंकि एक बार इम्प्लांट डाल दिया तो उसका आर्टिफैक्ट आता है मैमोग्राम के ऊपर, इसलिए पहले हम लोग मैमोग्राम करने का एडवाइस देते हैं। इम्प्लांट से कैंसर नहीं बढ़ता, लेकिन डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है डेफिनेटली। लेकिन ये एक्सरे की आप बात कर रहे हैं, Exactly. लेकिन सोनोग्राफी तो हो सकती है। जी। सोनोग्राफी डेफिनेटली हो सकती है। और वैसे भी हम बिलो 40 एक्सरे मैमोग्राफी एडवाइस ग्राफी करते ही नहीं नहीं है। एडवाइस करते। तो हम सोनो मैमोग्राफी Yes, ही sono- और एडवाइस MRI करते में हैं। मैम बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। MRI इज द बेस्ट Investigation. उसमें इम्प्लांट की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एयरपोर्ट पे भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ। MRI कंपैटिबल इम्प्लांट्स रहते हैं, करेक्ट। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती। रादर मैं ये बोलूँगा कि जो पेशेंट इम्प्लांट कराते हैं वो डॉक्टर से जो इंटरेक्शन उनका बढ़ जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा अवेयर रहती है। ओके, और अनफॉर्चुनेटली अगर हाँ। उनको कुछ हुआ तो वो जो डॉक्टर के पास आने का रेट है उनमें ज़्यादा है बजाय उन फीमेल्स के जो इम्प्लांट नहीं करवाती है। तो दे हैव इजी एक्सेस टू डॉक्टर एंड दे नो whom टू कंसल्ट इन केस दे फील अ लंप इन देयर ब्रेस्ट। यानी कि इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर होता नहीं है, वो इसका इंसिडेंस बढ़ता नहीं है। इनफैक्ट आपका फॉलोअप रेगुलर रहता जी। है तो ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन Detection बहुत बढ़ जल्दी हो जाता है। सकता है। दैट्स रियली ग्रेट। डॉक्टर, अपनी मॉम स्टोरी में बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, तो वो ट्रैवल करके आते हैं, तो उन लोगों को कितने दिन की छुट्टी या ट्रैवल उन्होंने कब करना चाहिए, कब वापस करना चाहिए, उनका फॉलोअप का क्या शेड्यूल रहेगा? इसमें जो होता है मैम, आप इमीडिएटली सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे आप फ्लाइट भी ले सकते हैं, ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, या बाय सेल्फ ड्राइव भी आप घर या फिर आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। इसमें ट्रैवलिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉलोअप अगर आप सेम सिटी से है तो डेफिनेटली यू कैन कम फॉर फॉलोअप ऑन, जनरली हम लोग 3rd या 5th डे पे हम लोग फर्स्ट फॉलोअप रखते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आप सेम सिटी में नहीं है तो यू Okay. कैन डेफिनेटली टेक अ वीडियो कंसल्टेशन। और ओके, बहुत इजीली आप, अगर आसपास कोई डॉक्टर है तो ठीक है, या फिर आप घर पे अपने जो डॉक्टर से आपने सर्जरी करवाई है उससे वीडियो कंसल्टेशन पे भी आप फॉलोअप ले सकते हैं। इसका ये फॉलोअप जो है वो बहुत इजी होता है। 1 या 2 फॉलोअप में आपको सारी डिटेल्स बताई जाती है, और जब भी आपको लगता है आप वीडियो कंसल्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। और कंप्लीट रिकवरी कब होती है इसकी? इसकी कंप्लीट रिकवरी जो होती है मैडम 3 वीक्स हम बताते हैं। 3 वीक्स। ओके। एंड फॉलोअप जो हम बताते हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि फॉलोअप इज एसेंशियल, फॉलो इज इम्पोर्टेंट। फॉलोअप की वजह से लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है, तो ये फॉलोअप कितने समय के बाद होना चाहिए? 0, 1 and 6 is the formula generally.
नॉर्मली, ओके तो हम नेक्स्ट डे इमीडिएटली पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद 1 मंथ को बुलाते हैं एंड 6 मंथ्स को हम लोग रेगुलर फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। मिनिमम दीज 3 फॉलोअप्स आर एडवाइज। ओके। एंड पेशेंट दूर से है, दूसरे शहर से या इंटरनेशनल है, उनका फॉलोअप कैसे होता है? कोई इशू नहीं मैडम, वीडियो कंसल्टेशन इज द Okay. बेस्ट मेथड। डॉक्टर पुष्कर, जब मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे 1-2 लाइंस ऐसी भी मैंने देखी वहाँ के कुछ टेक्सचर्ड इम्प्लांट रहते हैं। तो ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं? ये यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? काफी अच्छा सवाल है मैडम। ये बेसिकली टेक्सचर 2 टाइप्स के इम्प्लांट रहते हैं, एक टेक्सचर रहता है और दूसरा स्मूथ रहता है। जो स्मूथ रहता है वो काफी बॉडी के साथ रिएक्ट होने के चांसेस रहते हैं, और टेक्सचर है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन टेक्सचर होने के कारण जो प्रीवियस बैचेस थे उसमें काफी कम केसेस में लिम्फोमा करके एक डिसीज पाया गया था। तो इसका उन्होंने एक वे आउट निकाला है, नैनो टेक्सचर निकाला है, जिससे बॉडी रिएक्ट भी ना हो और लिम्फोमा के चांसेस भी कम। तो करंटली जो जनरेशन के ब्रेस्ट इम्प्लांट है उसमें नैनो टेक्सचर्स इम्प्लांट हम प्रेफर ओह करते दैट्स हैं। ग्रेट। एंड हम लोग वही यूज कर रहे हैं अभी। यस मैम। और ये भी मैंने पढ़ा था कि अपने इम्प्लांट्स के कुछ शेप्स रहते हैं, कुछ Yes, ma'am. राउंड रहता है या कुछ टीयर शेप रहता है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? काफी सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको अपना जो नेचुरल ब्रेस्ट का शेप होता है वो चाहिए रहता है, सेम शेप चाहिए रहता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। उसमें हम लोग उनको एनाटॉमिकल इम्प्लांट्स या टीयर शेप इम्प्लांट्स डालने की सलाह देते हैं। उससे क्या होता है मैडम, 2 पोल्स रहते हैं ब्रेस्ट के, एक अपर पोल रहता है, दूसरा लोअर पोल रहता है। तो लोअर पोल फुलने ज्यादा है, अपर पोल वैसे के वैसे रहता है। तो जैसा आपका ब्रेस्ट है वैसा ही शेप वैसा ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपको राउंड इम्प्लांट चाहिए तो उसमें राउंड शेप आएगा, शेप भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जो ब्रेस्ट का क्लीवेज है Cleavage वो भी दिखेगा। प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड है। That is also important. क्लीवेज Yes. प्रोजेक्शन इज अ ट्रेंड। Yeah. दैट इज व्हाई जनरली हम लोग राउंड इम्प्लांट डालने की सलाह देते हैं, ताकि शेप साइज काफी इंप्रूव हो जाता है। कभी कभी असिमेट्रिकल ब्रेस्ट भी रहते हैं, जैसे एक ब्रेस्ट बड़ा है, एक ब्रेस्ट काफी छोटा है, उसमें हम राउंड इम्प्लांट डालने की सलाह देते हैं ताकि सिमेट्री अच्छी है। जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है और ब्रेस्ट पूरा का पूरा निकाला जाता है, तो उस वक्त जब पेशेंट को इम्प्लांट चाहिए होता है तो हम कब करते हैं? एक बार आपका स्तन निकल गया, उसके बाद आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का एडवाइस ऑन्को फिजिशियन या ऑन्को सर्जन करते हैं। वो सब कंप्लीट होने के बाद 6 महीने के बाद हम जनरली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का सलाह देते हैं। जब हम ब्रेस्ट निकालते हैं कैंसर का, तभी वो नहीं हम डाल सकते? एक्चुअली डाल सकते हैं मैडम, लेकिन उसका जो हिस्टोपैथ आना है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। अगर एग्रेसिव ट्यूमर है, कभी कभी रेडियोथेरेपी लगती, वो रेडियोथेरेपी में इम्प्लांट डालना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपकी ये सलाह है कि पहले वो सर्जरी कंप्लीट करिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कंप्लीट करिए, आपकी फॉलोअप कंप्लीट हो जाए, यस, फिर हम सोचे कि अभी इस ब्रेस्ट को हमें Breast को इम्प्लांट करना है करना या है या नहीं। नहीं। लास्ट बट नॉट Yes. लिस्ट, ये सर्जरी की कॉस्ट क्या होने वाली है? मैडम एक मैं बात बोलता हूँ आपको, आपके पास आईफोन रहेगा, उसका गारंटी भी नहीं है, उससे कम चार्जेस में हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आपको करवा के दे सकते हैं। और ये तो कॉस्ट, यहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी शेमिंग, Exactly. ये सारा इन्वॉल्व है। तो वो 1 सेकंड में चला जाएगा। That's true. So amazing. It's a Thank you so much. great gift to the human. तो डॉक्टर, हम लोगों ने ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी कि स्तन को बड़ा करने का जो प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम और किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम उनको ज़रूर बोलेंगे कि आपके क्वेश्चंस आप इनबॉक्स में डाल दीजिए, तो उसका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने दर्शकों को दी। हम वापस एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं।